मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आखिर यूजीसी को लाया क्यों गया? आखिर यूजीसी रेगुलेशन लाने के पीछे जो असल मकसद है वो क्या है? वो लगातार अब हमारे सामने एक के बाद एक सारी जो तस्वीरें हैं वो अब साफ होती जा रही हैं। मित्रों, आज का एक बहुत बड़ा समाचार जेईई की परीक्षाओं के नतीजे हैं। और जो ये परीक्षाएं हुई, इसमें जो टॉपर रहे दिल्ली से, उनका नाम है श्रेयस मिश्रा। इन्होंने 100% में 100% यानी पूरे में पूरे अंक प्राप्त किए और पूरे अंक प्राप्त करके इन्होंने पूरे देश के अंदर एक तहलका मचा दिया। यानी जिस सामान्य वर्ग के लोगों की प्रतिभा की भ्रूण हत्या यूजीसी के नाम पर करने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिशें सफल नहीं हो पा रही। और असल जो वजह यूजीसी रेगुलेशंस को लाने की है वो यही है कि जो इस तरह के जो होनहार छात्र हैं, जो योग्य छात्र हैं, उनको परीक्षा में बैठने ही ना दिया जाए। पहले ही उन पर कोई ना कोई ऐसी धाराएं लगा करके या उन पर कोई ऐसे झूठे आरोप लगा करके उनको कैंपस के अंदर ही, कैंपस से ही बाहर कर दिया जाए। और जब यह हो जाएगा तब अपने आप ही जो मेरिट है वो डाउन हो जाएगी। जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो अपने आप पीछे रह जाएंगे या उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। तो जो असल मकसद है वो पूरा हो जाएगा। जो असल घृणा है, जो असल नफरत है, जो नारे हम लगातार देखते रहते हैं जेएनयू में, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, दरअसल उसके पीछे जो असल उनकी जो मानसिकता है वो ये है कि उनको लगता है कि सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको वो अगर नेचुरल तरीके से अगर प्रतियोगिता हो तो उसमें उनको वो डिफीट नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अब उनको ये लग रहा है, जो भी वामपंथी हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, कि अब क्या तरकीब अपनाई जाए, क्या तिकड़म अपनाई जाए जिससे कि इनको पीछे किया जाए। तो उसका एक ही विकल्प है, वो क्या है? यूजीसी रेगुलेशन। जो भी अच्छे बच्चे हैं, जो टॉप कर सकते हैं, उनको पहले ही रास्ते से बाहर कर दो। दरअसल असल जो षड्यंत्र है वो ये है। और ये षड्यंत्र जो है वो उस वक्त और अच्छे से नजर आता है। मैं आपको एक और तस्वीर यहां पर दिखाना चाहता हूं। देखिए ये कौन है? आप जानते हैं ये कौन है? ये अथर्व चतुर्वेदी हैं और ये जबलपुर के रहने वाले हैं। नीट की परीक्षा हुई और उसमें इन्होंने 530 नंबर प्राप्त किए। अब जो नंबर इनको प्राप्त हुए उसके हिसाब से इनका एडमिशन किसी भी अच्छे कॉलेज में हो जाना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर, अब जरा समझिए, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मोहन सिंह यादव की सरकार है, जो पहले से ही ब्राह्मण विरोध के नाम पे खूब बदनाम हो चुके हैं, जो पहले से ही जहां जो कि एक तरह से मध्य प्रदेश गढ़ बन चुका है चंद्रशेखर रावण का। तो आप सोचिए कि जो मोहन सिंह यादव की सरकार है उसने ईडब्ल्यूएस को लेकर के, चूंकि जो गाइडलाइन थी उसको जारी नहीं किया परीक्षा के में भर्ती के दौरान। इसकी वजह से जो देरी हुई उसकी वजह से इनका अथर्व चतुर्वेदी का एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं। तो अब ये जो है खुद अपना केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी उम्र सिर्फ 19 साल है। इनकी 19 साल की उम्र देख करके एकदम बच्चा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने इनसे पूछा कि क्या तुमने कभी कोई कानून की किताब पढ़ी है? ये बच्चा अपना केस खुद लेके गया। पूछा क्या तुम्हारा कोई वकील है? इसने कहा नहीं, मेरा कोई वकील नहीं है। अथर्व चतुर्वेदी ने कहा नहीं, मेरा कोई वकील नहीं है। इसके बाद जज साहब ने फिर से पूछा क्या तुमने कभी कोई कानून की किताब पढ़ी है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने कानून की कोई किताब भी नहीं पढ़ी है। फिर उन्होंने पूछा कि फिर तुम यहां अपना केस कैसे लड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। अथर्व चतुर्वेदी ने कहा कि वो अपना केस खुद लड़ेंगे, उनको एडमिशन चाहिए। इन्होंने अपनी पूरी बात समझाई, 5 मिनट में समझाई पूरी बात अपनी। और इसके बाद फिर इन्होंने ये बताया कि संविधान, इस लड़के ने समझाया सुप्रीम कोर्ट को, अथर्व चतुर्वेदी ने, कि संविधान के आर्टिकल
142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो पूर्ण न्याय कर सकता है। तो अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए प्राइवेट कॉलेजों में गाइडलाइंस जो थी वो जारी नहीं की, तो इसकी जो सरकार की गलती है उसके लिए आखिर मैं क्यों भुगतूं? मुझे एडमिशन मिलना चाहिए। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया, जिसके बाद फिर अथर्व चतुर्वेदी का एडमिशन हुआ। और जब फैसला इनके पक्ष में सुनाया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हो, लेकिन आप अच्छे वकील भी बन सकते हो। तारीफ करी इस बच्चे की। क्या नाम बच्चे का है? अथर्व चतुर्वेदी। तो कोई श्रेयस मिश्रा, आरक्षण है, 50 तरह की दिक्कतें हैं, गरीबी है, सब कुछ है, सब कुछ जूझ करके, हर तरह से परेशान होकर के उसके बाद भी टॉपर में अपना नाम लिखवा लिया। कोई अथर्व चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की सरकार से लड़ करके सिर्फ 19 साल की उम्र, कभी कोई वकालत की किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ थोड़ा बहुत गूगल पर सर्च किया कि क्या अधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, किस तरह से ये काम हो सकता है, अपनी बात रखी और अपनी बात मनवा ली। दरअसल इसी बात से डर है, इसी बात से भयभीत होते हैं ये सारे के सारे जो वामपंथी हैं, ये सारे के सारे जो अंबेडकरवादी हैं। इनको इसी बात से सबसे ज्यादा डर लगता है। मित्रों, मैं आपको अगर असल में पूरे अंबेडकरवाद की हकीकत को जानना है ना, तो आप बड़े बड़े दलित प्रोफेसरों के बयान पढ़ो, उनके बयान सुनो, वो क्या बयान देते हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा SC/ST वर्ग से आने वाला प्रोफेसर है जिसका बड़ा नाम है, उसका एक भाषण में एक बार सुन रहा था, और उसने अपने भाषण में जो कहा ना, आप सुन के चौंक जाएंगे। उसने यहाँ ये कहा कि 70 सालों से तो पता नहीं इस दिल्ली विश्वविद्यालय से कितने ऐसे SC/ST के छात्र निकले होंगे, लेकिन वो छात्र कहाँ चले गए, उनका योगदान क्या रहा समाज के अंदर। ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद एक दलित प्रोफेसर कह रहा है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, और कहता है कि 25 साल से तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मेरे नीचे से मेरे पढ़ाए हुए कितने बच्चे दलितों के SC/ST के वो यहाँ से निकल चुके हैं पढ़ करके, लेकिन वो समाज में क्या योगदान दे रहे हैं, वो क्या कोई बड़े वकील हैं, क्या कोई बड़े लेखक हैं, क्या कोई बड़े गायक हैं, क्या कोई बड़े कलाकार हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यानी वो अपने ही वर्ग के बच्चों को धिक्कार रहे हैं कि तुम लोग कुछ करके दिखाओ। समझ रहे हैं ना, सारी समस्या इसीलिए सामान्य वर्ग से है, सारी समस्या इसीलिए है। और ऐसा नहीं कि ये सामान्य वर्ग के इन बच्चों से, हिंदुस्तानी बच्चों से सिर्फ यही लोग परेशान हैं, अमेरिका भी परेशान हो जाता है कि इनके बच्चे गणित में इतने तेज क्यों होते हैं, वो भी सोचकर हैरान हो जाता है। तो ये जब अमेरिका परेशान है तो इन लोगों का परेशान होना तो स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी मन में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव का शिकार सामान्य वर्ग के लोग कब तक होते रहेंगे। एक सवाल तो ये उठता ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आजकल हमारे देश के अंदर एक बड़ी परंपरा बड़ी जोरों शोरों से चल रही है पूरे देश के अंदर, वो ये है कि भाई चलो SC/ST के छात्रों को तो चलो आप जो है फ्री कोचिंग देते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन OBC के छात्रों को भी फ्री कोचिंग दी जा रही है। 1980 से 1985 के करीब में ये सरकार के द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाओं में एक शुरुआत की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो SC/ST के छात्र होंगे उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। वहाँ तक बात समझ में आती है, चलो ठीक, गरीब वर्ग से हैं, फ्री कोचिंग दी जा सकती है, पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें फिर बाद में OBC को शामिल कर लिया गया, जनरल को छोड़ दिया गया, और कुछ समय के बाद आगे जा कर के इसमें क्या किया गया कि एक फ्री कोचिंग की पूरी एक और परंपरा शुरू हुई कि थोड़ा इसको पैमाना बढ़ाया जाए। लेकिन इसको पूरा एक संस्थागत रूप जो दिया है वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दिया है। इन्होंने 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसको एक संस्थागत रूप दे दिया कि जहाँ पर कि जो OBC के, SC के, ST के जो बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। अभी जो फिजिक्स वाला है अलख पांडे का, उनको लगाया गया है बाकायदा कि भाई आप जो है 5000 बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे, और पूरे देश के अंदर 30,000 बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है, जिसमें कि बड़ी संख्या में OBC के भी छात्र हैं। तो ऐसे में एक जनरल कैटेगरी जो है उसके मन में ये सवाल उठता है कि भाई आखिर हमसे ही क्या दुश्मनी है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि मैं अगर खुद से सोचूं निजी तौर पे, तो मुझे चलो इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, श्रेयस मिश्रा जैसे बच्चे या अथर्व चतुर्वेदी जैसे बच्चे, वो अपनी जगह बना लेंगे समाज के अंदर।
और मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर इनको यहाँ नहीं एडमिशन मिलेगा तो वो यूएस में जा करके बाहर जाकर कहीं ना कहीं अपना नाम कमा लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो इस बात से है कि जो लोग भी आरक्षण के दायरे से निकल कर नौकरी पा रहे हैं या जो लोग कोटे से नौकरी पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर में एक हीन भावना घर कर जा रही है कि हम कोटे से आए हैं। और ये जो हीन भावना घर कर रही है उनके अंदर, इस हीन भावना का दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो ब्राह्मणवाद है वो खराब है। मतलब वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। जो एक दलित प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय का कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ करके दिखाओ, वो अपनी योग्यताओं पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि दूसरों को देख करके जलन कर रहे हैं कि यार दूसरा आदमी इतना अच्छा क्यों है, हमें ये आखिर क्या कमी है कि हम कोटे से आ रहे हैं। और उसके बाद भी चलो आपको उनको इस बात का एक मतलब कि एक उनके अंदर आभार होना चाहिए समाज के उस सामान्य वर्ग के प्रति कि वो अपने हिस्से की, उसको चलो अपना हिस्सा ना कहें, अगर वो नेचुरल तरीके से आरक्षण ना हो तो जाहिर सी बात है कि उनका हिस्सा ज़्यादा ही होगा सामान्य वर्ग का, लेकिन वो अपने हिस्से को दे रहे हैं, यानी अपना हिस्सा दे रहे हैं हमारे लिए कि हम आगे बढ़ें। लेकिन वो भाव नहीं है। अब नया भाव क्या है, बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की तरफ से पोस्टर लहराए गए कि 85% हमको आरक्षण चाहिए, कि हमें 85% आरक्षण चाहिए। अब अगर 85% आरक्षण चाहिए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये सामान्य वर्ग के मन को एक ठेस पहुंचाती हैं। अगर आप इसमें SC ST OBC को शामिल कर रहे हैं, आप इसमें कुछ बच्चे जनरल भी शामिल कर लीजिए। हम एक आपको रास्ता बता रहे हैं कि जनरल जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको भी आप कुछ फ्री कोचिंग दीजिए, चाहे कुछ भी हो जो टैलेंटेड है। तो फिर ये जो सामान्य वर्ग में भावना आ रही है, ये भावना नहीं आएगी, आप इससे बच सकते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा तब ये काम हो पाएगा। अब देखिए असल बात क्या है, गहराई से सोचिए तो आपको बात समझ में, गहराई से सोचेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। दरअसल ये जो आरक्षण है ये एक इस तरह की बैसाखी बन चुका है कि इस बैसाखी ने जो आरक्षण ले रहे हैं उनको और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, उनको और ज़्यादा वीक कर दिया है। क्योंकि ये जो श्रेयस मिश्रा हैं ये खुद बता रहे हैं भाई कि हम तो 18-18 घंटे पढ़ते थे, हम तो मोबाइल से दूर रहते थे, डिजिटल पूरी तरह से मीडिया से दूरी बनाकर रखते थे, सिर्फ अपना ध्यान काम पढ़ाई में ध्यान दिया करते थे, बहुत मेहनत की तो यहाँ तक आगे बढ़े। अब ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो ये यहाँ पे उठता है कि आप जरा ध्यान से सोचना, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना आप एक बार, कि मान लीजिए कि एक रेस हो रही है और उस रेस में किसी सामान्य वर्ग के बच्चे को ये कह दिया गया है कि तुम जो है वो इस पॉइंट पे खड़े होकर रेस करोगे, और कोई अदर जो SC ST OBC की जो बच्चे हैं उनको कहा जाए कि तुम तो 500 मीटर आगे वहाँ से शुरू करोगे तब तुम्हारी रेस शुरू होगी। इसके बाद भी अगर जो बच्चा सामान्य वर्ग का है अगर वो टॉप कर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आरक्षण लागू हुआ है उसके बाद में सामान्य वर्ग के लोगों ने अपनी योग्यता को और ज़्यादा बढ़ा लिया है, यानी कि उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लिया है और ज़्यादा शक्तिशाली कर लिया है दिमागी तौर पर। चूँकि बचपन से ही उनको ये बात समझ में आ गई है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें जो करना है अपने दम पर करना है, अपनी मेहनत से करना है, ये वो सोच चुके हैं। यही वजह है कि जो आरक्षण है इसने उनको और ज़्यादा क्या किया है, उनको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जिन्होंने आरक्षण पा लिया है उनको इसी आरक्षण ने, चूंकि वो बैसाखी है इसलिए इसने उनको और ज़्यादा कमज़ोर किया है। और चूंकि अब वो बैसाखी के भरोसे ही हैं और वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर आरक्षण लागू ना हो तो फिर से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। वो इस बात को समझ चुके हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है, यानी जो आरक्षण भीमराव अंबेडकर ने 10 वर्ष के लिए सिर्फ SC ST के लिए लागू किया था, अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अब लगातार लागू होता रहा, आगे बढ़ता रहा, आरक्षण बढ़ती ये रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ इन लोगों ने ये समझ लिया कि अब ये आरक्षण जो है वो हजारों सालों तक रहना चाहिए। और वो कब तक रहना चाहिए, जब तक कि बकौल संतोष वर्मा की कोई उस ब्राह्मण लड़की जो है वो उसके बेटे से संबंध न बना ले। यानी अब देखिए, चूंकि वो जानते हैं कि उनकी ये ताकत नहीं है कि वो बैसाखी को छोड़ करके और जगह बना सकें अपनी कहीं नौकरियों में, इसलिए उन्होंने अपना एक ट्रिक मतलब खेला है कि अब जब तुम जो है शादियां हमसे करोगे, हमारे बच्चे शादी जब करेंगे, हमारे बेटे शादी जब कर लेंगे, तब फिर जो है
हम क्या कहते हैं आरक्षण छोड़ देंगे। ये अब इनकी जो है मानसिकता है। तो अब इसीलिए इसकी बात कहाँ समझ में आती है, आप जरा देखिए, बात को समझिए। देखिए यहाँ पे एक और ही मैं यहाँ पे देख रहा था, बड़ा महत्वपूर्ण ये है, जरा समझिए क्या मामला है। यहाँ पर देखिए एक ये ट्वीट है, आई लव इंडिया कोई है, पता नहीं इसका क्या नाम है। आप जानते हैं एक बड़े अच्छे एंकर हैं, यूट्यूब पर आते रहते हैं अक्सर, शुभंकर मिश्रा नाम है। तो वो क्या लिखते हैं साहब, तो वो कोई उनको टैग करके लिखता है कि शुभंकर मिश्रा, अगर तुम समाज में कोई भी भेदभाव नहीं मानते हो और मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं मानते हो, तो तुम किसी दलित बेटी से शादी करके ये साबित कर दो कि यूजीसी कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है, तो इसमें शुभंकर मिश्रा ने एक, मैं कहूँगा कि उन्होंने गलती करी। उनको इस तरह की चीज़ों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने क्या टिप्पणी कर दी, उन्होंने कहा भेजो रिश्ता शुभंकर मिश्रा @gmail.com पर। ठीक है, रिश्ता भेजो किसी दलित लड़की का। अब देखिए इस पर क्या हुआ, नेशनल दस्तक जो है एक यूट्यूब चैनल है जो कि बात करता है दलितों की, उसने इस पर जो टिप्पणी करी ना, उससे सारी योजना स्पष्ट हो गई। बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है, शुभंकर जाति व्यवस्था में तथाकथित नीच कुल की कन्या आ सकती है, जा नहीं सकती। उच्च कुल की कन्या आएगी तो जातिवाद खत्म होगा। उम्मीद है कि आप जातिवाद खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे, जैसे बाबा साहेब और माता सविता अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर और उनकी पत्नी उदित राज और उनकी पत्नी आठवले और उनकी पत्नी रामविलास पासवान और उनकी पत्नी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यही वो कह रहे हैं साहब कि तुम जो है ना अपनी लड़की किसी दलित को दो, बल्कि ना कि तुम खुद शादी करो किसी दलित लड़की से। अब समझिए क्या है इसके पीछे, समझ में आया असली एजेंडा क्या है। असल एजेंडा इसके पीछे यही है कि ये जो जातिवाद कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म होगा, जातिवाद ऐसे खत्म नहीं होगा। जातिवाद जो कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता, वो बात है ही नहीं। मेन बात ये है कि वही बात फिर सामने आ गई कि इनको ब्राह्मण बेटियां चाहिए, इनको ब्राह्मण लड़कियां चाहिए। मेन बात ये है जो इसने खुद अपने यहाँ पे नेशनल दस्तक वाले ने बता दी यहाँ पे कमेंट करके। अच्छा देखिए, नेशनल दस्तक वाला जो चलाता है उसको मैं जानता भी हूँ। एक्चुअली साथ में ही हम लोग जो है JNU में पढ़े थे जर्नलिज़्म, और मुझे याद है कि आज भी याद है कि हम लोग ने साथ में काम भी किया था। और इस दौरान अक्सर हम देखते थे कि मैंने देखा था कि मतलब मुझसे जो है वो 2 रुपये का मसाला खाने के लिए जिस तरह से वो बात करता था, आज मैं उस समय के उस व्यक्ति को याद करता हूँ और आज के दौर को याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है उसके ऊपर। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, चर्चा इस पर और करेंगे। और बाकी आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। और फिर से मेरी एक बार आपसे ये प्रार्थना भी है कि सामान्य वर्ग की मांगों को हमें उठाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस दौरान कहीं हम अपनी वो शक्ति ना खो बैठें जो शक्ति हमको कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को धूल चटाकर मिली है। कहीं उस शक्ति को हम ना खो दें, हमको ये भी ध्यान रखना है। नमस्कार, धन्यवाद।